लोग कहते हैं कि हमारे पास उस तरह की इंडस्ट्रीज़ नहीं है, हमारे पास उस तरह की पावर नहीं है, हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट नहीं है जिसकी जो हमें इस तरह की पावर जो है मुहैया करें, जिसकी वजह से हम इस हवाले से लैग कर रहे हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि इसराइल की अगर एग्जांपल ले तो उनके पास एक सिस्टम खड़ा हुआ है और जितने बिजनेसेस हैं और जो कुछ है उस सिस्टम को सपोर्ट करता है, उस सिस्टम को एम्पावर करता है। अगर हमारे पास एक सिस्टम ही नहीं है तो हम किस चीज़ को एम्पावर कर रहे हैं? अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा एम्पावर करने वाले लोग आ भी जाते हैं, फॉर एग्जांपल बिजनेस आ भी जाते हैं। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि आजकल बहुत से प्रोटेस्ट के अंदर ये जो एक डिमांड की जा रही है कि जो आर्मी है वो खड़ी हो और आर्मी जो है वो हमारे जो राइट्स हैं या फ़लस्तीनियों के जो राइट्स हैं वो लेके दे। क्या ये जो डिमांड है ये हवाओं में तीर चलाने के मुतरादिफ है या फिर ये सही में कोई इससे होगा, कोई वायबल एक चीज़ है? तशरीर, पहली बात तो जो आपने कहा ना कि मैं आपसे कहूँ, आपका यहाँ लाहौर में 4 कनाल का घर है, आपकी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री से आप कम से कम 10-15 करोड़ महीने का कमाते हैं, एक प्लाजा भी है। मैं आपसे कहूँगा कि नकुंडी एक जगह है बलूचिस्तान में, वहाँ 3 दिन के बाद खाना आता है, सब्जी वब्जी कहीं, पानी भी 3 दिन बाद ट्रेन लेके आती है। रेगिस्तान है, बलोच जो हैं कहेंगे तुम्हारी जान का दुश्मन है कि क्यों यहाँ आ गए हो, तो आप जाएंगे? अब नहीं जाएंगे। यहूदी वहाँ लंदन छोड़ के, ब्रुकलिन छोड़ के, पेरिस छोड़ के, बर्लिन छोड़ के आया था और इससे कई गुना बड़ी जायदादें छोड़ के आया था। पीने को पानी नहीं मिलता था वहाँ, कोई पेस्चर लैंड नहीं थी वहाँ, कोई कहाँ जाके बकरियाँ पाल लेगा तो चला लेगा, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। किस लिए आया था? उनको यकीन था कि उनके एक पैगंबर यस्आ ने उन्हें कहा है कि तुम्हारे दरमियान एक मसीहा आएगा जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की थ्रोन, उनकी सीट पर बैठ के आलमी हुकूमत कायम करेगा। वो उस यकीन पे हर यहूदी वहाँ आके बैठा हुआ है। और हर यहूदी जो है, कभी आप उनके यौम कपूर के नगमे सुने जो वो गाते हैं, और कभी उनकी वो जो रोटी जब वो पकाते हैं बड़ी जो है वो जैसे क्या कहते हैं, वो जो उस रोटी पकाते हुए जब बांटते हैं तो उनकी उस कहते हैं हम देख रहे हैं कि यहूदी यार, जो इकबाल के वो मशहूर थे ना, भी रसद मर्दे के जंजीर गुलाम बच यार है। ये लेवल आपके अंदर खुद आएगा तो होगा। किसने आके उनको इकट्ठा किया था 1979 में? उस वक्त तो सारी दुनिया उनको 2000 साल जो मार खाई है, सारी दुनिया दुश्मन थी। ये बाल्फोर एग्रीमेंट तो 1916 में आगे कहीं हुआ है, जब वो बासल के शहर में जमा हुए हैं स्विट्जरलैंड के, जब उन्होंने प्रोटोकॉल ज़ायनिज़्म लिखा। कुछ नहीं था उनके पास, पैसा था, दौलत थी, नफरत साथ थी। शेक्सपियर का ड्रामा जो है मर्चेंट ऑफ वीनस, शाइलॉक लिखा हुआ था, तो दुनिया कहती कि ये शाइलॉक है, कि वो जो उसका मशहूर उसका ड्रामा है कि एक यहूदी से कर्जा ले लेता है एक बंदा जो है जाने वाला, और वो जब वो कहता है कि मैं तुझसे लिखता है कि मैं तुम्हारे एक पाउंड हमारा तुम्हारा जो है वो गोश्त लूँगा अगर तुम कर्जा ना दे सके। तो उसके बाद वो मशहूर है कि उसका अच्छा लॉयर मिल गया उसको, तो उसने कहा कि ठीक है तुम गोश्त तो ले सकते हो लेकिन खून का एक कतरा भी गिरा तो फिर से मतलब। तो शाइलॉक का तस्वर है कि यहूदी ऐसा होते हैं कि कर्जा लेने में तो इंसान का गोश्त भी ले लेते हैं। तो वो करैक्टर कोई ऐसी मुझे बता दीजिए, ऐसे शहर में चले जाएँ अमेरिका बरतानिया जहाँ यहूदियों के लतीफ़े न बने। गेटोज़ में रहते थे जहाँ पानी नहीं थी, बिजली नहीं था, सीवरेज नहीं था, फैसिलिटीज नहीं। 300 साल तक इंसानों वाले नाम रखने की इजाज़त नहीं थी उनको। कोई डॉग रखता था, कोई कुक रखता था, कोई गोल्ड स्मिथ रखता था, कोई ब्लैक स्मिथ रखता था, ये नाम रखते थे। तो पहली तो बात यह है कि बहैसियत कौम हमें यकीन ही नहीं है कि हमारे भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या इमाम महदी ने आना है। एक दूसरा यह है कि जहाँ तक इस फ़ौज का तल्लुक़ है, दुनिया में अब जो फ़ौजें बन गई हुई हैं, ये बन गई हैं नेशंस आर्मी, नेशन, ये अपने मुल्क के दिफा के लिए बनी है। 1920 में जो पासपोर्ट का डिज़ाइन आया है, 1924 में वीज़ा रेगुलेशंस आई हैं, 1926 में सारा कुछ वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये नहीं, ये अपनी नेशन के बगैर उनको वो जो भी करेगा ना वो उनके लिए वो एक गुरिल्ला है, एक मर्सनरी है। खा वो ची गुवेरा हो, खा वो उसामा बिन लादेन हो, खा कोई हो, वो सारा जो है वो ये कहते हैं अपने मुल्क का दिफा करो। उधर तक चिड़ियाघर में के बना दिया उन्होंने, 190 एक मुल्क हैं। 1920 से पहले
बगदादी हकीम यहाँ आता था, यहाँ दुकान खोल लेता था, कोई नहीं पूछता था। हिंदी ताजर जाता था, वहाँ जाके अपना बगदाद में बैठ जाता था, कोई नहीं पूछता था। कोई शिराजी है तो कोई कहीं का है, कोई जहाँ से वहाँ गया हुआ है। अब उन्होंने वो चिड़ियाघर बना दिया है, इसलिए हम तड़ी तो लगा सकते हैं जैसे यमन ने लगाई है, लेकिन मुझे लगता यह है कि ये वक्त आ जाएगा कि जब ये बॉर्डर ख़त्म हो जाने, जब बड़ी जंग छड़ी होती है ना, तो फिर बॉर्डर ख़त्म हो जाएंगे, फिर शायद कुछ हो जाए। बलूचिस्तान के हालात क्यों नहीं अच्छे हो रहे? क्या इसमें अंदरूनी ताकतें हैं या फिर इंडिया या बैरूनी ताकतें हैं कोई? पहली बात तो ये है कि इंडिया उसी वक्त आता है कि जब आपके यहाँ कोई नफ़रत पैदा होती है। देखिए, मेरी उम्र के जो लोग हैं ना, उन्होंने एक बहुत बड़ी मूवमेंट देखी है जो आपकी लोगों की उम्र में लोगों ने नहीं देखी, वो थी कम्युनिस्ट मूवमेंट। और कम्युनिज्म की एक बाकायदा यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन थी, और हमारे सारे अदीब शायर जो थे वो उसकी मदद करते थे। 1917 में जब इनकलाब आया ना जी, तो 1920 में एक बाकू में कॉन्फ्रेंस हुई थी। बाकू है आज़रबाईजान का हेडक्वार्टर। वो हुई थी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। उसके अंदर बलोचों का एक वफद गया था, पंजाबियों का नहीं गया था, एक पश्तूनों का गया था और एक बलोचों का, इस पूरे पाकिस्तान के थे। सिंधियों का भी नहीं गया था उस वक्त। वहाँ से जो लोग वहाँ से आए थे, उनमें से कुछ ऐसे थे जिनके तल्लुकात थे इन लोगों के साथ, बड़े बड़े हमारे सरदारों के साथ। तो सरदार जो थे ये पढ़े लिखे, मसलन खैर बख्श मरी साहब स्टालिनिस्ट थे, स्टालिन को बहुत मानते थे। जो अकबर बुगटी थे वो बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के आदमी थे, और लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हमें अपना हक भी और तरीके से लेना होगा। जो अताला मैंगल थे वो भी सरदार। तो उन्होंने एक तस्वर दिया था कि कम्युनिज्म थ्रू नेशनलिज्म, और नेशनलिज्म की उन्होंने मूवमेंट बिल्टअप की। और हालत ये थी कि हमने सबसे पहले जो 1 यूनिट बनाया है, उस 1 यूनिट के बाद सबसे पहले हड़ताल वहीं हुई, और वो नरोज मरी साहब का जो मशहूर वाक़या है उसको तो उनको ले। लेकिन उनकी जब 1971 में गवर्नमेंट बन गई थी ना जी, स्लैग हैरिसन की किताब है इन द शेडो ऑफ अफगानिस्तान। वो कहता ये है कि शाह ईरान ने मुझे इंटरव्यू दिया और उसने कहा कि भुट्टो को मैंने कहा था कि 40 लाख बलोच तुम्हारे पास है, 40 लाख बलोच मेरे पास है, मेरा बलोचों का इलाका जो है वो बड़ा खौफनाक किस्म का है, कोई तेल और ये वो, तो तुम वहाँ पर इनकी बलोचों की मूवमेंट ख़त्म कर दो, वरना मेरी भी मूवमेंट खत्म। और मैंने अमेरिका से कह के भुट्टो से आर्मी एक्शन करवाया। 4 साल हमने आर्मी एक्शन करते रहे। आप मुझे बताइए कि कोई पहाड़ का कोना नहीं था जहां पर, मैंने खुद देखा है 1992 में उतरे थे हम लोग सारे जो थे, मैं जब मस्तूम मंजिल थी, कि जहाँ कोने पे एक मलेशिया का बंदा नहीं बैठा हुआ और सिंबल है कि जनाब ये आको उड़ा। संगान की जो रेलवे लाइन थी वो उसके साथ बंदे चलते थे। ये वाली हालत थी उस समय। ये सरफराज भुट्टी साहब के वालिद जो है, इनके बेकड़ में उस वक्त उनका घर था, इन्होंने स्कूल बनाया था, इनके बेकड़ के चारों तरफ मलेशिया की होती थी, उनसे इजाज़तें लेके जंजीरों से गुजर के आता नाना। लेकिन 77 के बाद हालात अच्छे हो गए थे। मैं आपको बताऊं, अफगानिस्तान की 88 में जब गया है रूस, 88 से लेके 2001 तक किस्सा खानी बाजार रात को 3 बजे तक रौनक अफरोज होता था, हम चाय पीते थे। जो लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान का इधर से असर पड़ा था, हम लोग जैसे ये हो गए, कौन कहता है? किस जगह होता था? सूरजगंज बाजार जो है उसका और फ्लोरा का जो होटल है उस फलूदे वाला, रात 3 बजे तक खुला होता था। ये तो जब आपने अमेरिका के साथ फिर सौदा किया और फिर आपने यूटर्न लिया, फिर आपका घर शुरू हुआ। तो हमारा मसला यह है कि बलूचिस्तान के अंदर हमने जो कुछ भी किया है दूसरों के कहने पे किया है। 3 आपने अड्डे दिए हुए थे, जैकबाद का अड्डा दिया हुआ था, उसका शमसी का अड्डा दिया हुआ था और दालबदीन का अड्डा दिया। 57,000 आप जहाज उड़ के वहाँ से वहाँ गए। क्या होगा? लोगों को नहीं पता। फिर आपने मजदूर भी वहीं से लेने हैं, सारा कुछ वहीं से करना है, काम भी वहीं से उनसे लेना है। और आप हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी का सोर्स क्या है? 3 गन रनर्स, नारकोटिक स्मगलर्स और स्मगलर्स, नारकोटिक डीलर स्मगलर्स, यही होते हैं जिसको पकड़ते हैं। ये हमारा सोर्स है। अब वो जब इस तरह के लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी होता है, वो फिर आगे जो कुछ सोसाइटी के अंदर गन फैलाते हैं ना, उसका आप सोच नहीं सकते। और लड़ाई अपनी नहीं लड़, लड़ाई किसी और की लड़ रहे।